अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमीदा नूर आज़ादी न्यूज़ डिजिटल के साथ। काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है, लेकिन आज टॉपिक इतना अहम था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक बहुत ही तारीखी फ़ैसला दिया है जायदाद की तकसीम का, जो कि अमूमन हमारे जो इलाके हैं वहाँ पे ख़वातीन का हिस्सा या जो बच्चे यतीम हो जाते थे उनका हिस्सा उनको नहीं दिया जाता था। तो उनके जो फैसले के मुताबिक वहाँ के नात्रा के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। जो उनका नात्रा में फैमिली ट्री बनता है, उस फैमिली ट्री का सर्टिफिकेट जो है वो रेवेन्यू के पास जमा करवाना होगा, तहसीलदार के पास जमा करवाना होगा। उसके बाद ही फिर उसकी तकसीम का अमल जो है वो हो सकेगा। इसी टॉपिक पे जो है मज़ीद हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरी दोस्त और मेरी कलीग रुखसाना बलोच मेरे साथ हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। मैं उनसे पूछती हूँ कि ये इनहेरिटेंस के जो केसेस हैं यकीनन इनके पास भी आते होंगे, क्योंकि शेल्टर होम भी इनके साथ हैं, तो वो इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। तो ख़वातीन किस तरह कितनी आती हैं और वो क्या कहती हैं कि इनको जायदाद का हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा। थैंक यू सो मच हमीदा, आपने मुझे बुलाया और मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं इनहेरिटेंस राइट्स पे बात करूँगी। और सबसे बड़ी बात कि रिसेंटली जो एक जजमेंट पास किया है हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने, तो मैं समझती हूँ कि विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव के जो है ना एक हुआ है इस बार। और इस पे काम हो रहा है, काफ़ी टाइम से काम हो रहा था। इवन के वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इनिशिएट किया था विद द सपोर्ट ऑफ यूएन वुमेन। हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ जो है ना एक रेवेन्यू एक्ट में अमेंडमेंट हमने इनिशिएट किया था और वो कैबिनेट से अप्रूव भी हो गया था। लेकिन फिर जब वो असम्बली में जब वो हमने अमेंडमेंट जो का जो बिल है वो असम्बली में गया, तो उसमें ये है कि हम बजाय ये कि एक लॉ को अमेंड किया जाए, ये तजवीज़ सामने आई कि जो है ना रूल्स इसके बनाए जाएं और उन रूल्स में जो है ना जो जो गैप्स उसमें एक्ट में हैं, उन रूल्स के थ्रू जो है ना उनको रेक्टिफाई किया जाए। मेरे ख़्याल से वो अभी भी अंडर प्रोसेस है। लेकिन ये है कि जहाँ तक आप कह रही थी कि केसेस और किस तरह उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उसका ये है कि हमारे पास जो इस टाइम 3 क्राइसिस सेंटर्स काम कर रहे हैं, कोयटा में और खुजदार और सिब्बी में। और मैं एक बड़ी मतलब अफसोसनाक, अगर ये मैं कह सकूँ इसको, कि हमारे पास प्रॉपर्टी के बहुत सीरियस केसेस आते हैं। इवन के हमारे पास रिसेंटली हेल्पलाइन पर केस आया और वो लड़की थी, मतलब मैरिड वो थी, और उसने कहा कि मेरा भाई मुझे धमकी दे रहा है कि आप जो है ना अपने प्रॉपर्टी से जो है ना दस्तबरदार हो जाओ, वरना हम आपको मार देंगे। उसके शौहर को भी धमकियाँ मिल रही थी ये वो। तो इस तरह के बहुत सीरियस जो है ना इश्यूज़ हमारे पास आते हैं और वो फिर हमें अप्रोच करते हैं और हमारे लॉ जो ऑफिसर है वो उनको इसके अकॉर्डिंगली हम उनको असिस्ट कर रहे होते हैं। काफ़ी केसेस आ रहे होते हैं इसी तरह के। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ कि हमें करनी चाहिए वो है अवेयरनेस की, क्योंकि अभी तक हमारे बहुत सारी ख़वातीन, क्योंकि हमारी बलूचिस्तान की स्कैटर्ड पॉपुलेशन है और हमारी बहुत सारी ख़वातीन, उनको नहीं पता कि अगर इस तरह का कोई इशू होता है तो हम कहाँ जाएं, किसको अप्रोच करें। देखो रुखसाना, एक चीज़ और भी है कि हम मुसलमान हैं और हर जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं हमारे सामने आ जाता है कि जी इस्लाम ने ये दिया, इस्लाम ने वो दिया है। जबकि हमें पता है कि इस्लाम ने कहा है कि बेटी का भी एक हिस्सा है और बेटे का भी 2 हिस्से हैं। बल्कि मैंने पिछले दिनों भी एक चीज़ सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे लिखी थी, तो मुझे वो काफ़ी लोगों ने इस तरह फितवे देना शुरू कर दी कि जब इस्लाम ने दिया है तो आप ये बात क्यों कह रही हैं। लेकिन जब आप देने पे आते हैं तो वो मुसलमान उस पर अमल नहीं करता, बहन से या तो माफ़ करवा लेता है। और हमारी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जो बदकिस्मती है वो ये है कि हमने बेटियों को जो है वो दे दिया है, शादी करवा दी है, उसको जहेज़ दे दिया है। उमूमन बलूचिस्तान में अब जहेज़ भी नहीं देते, वो भी लड़के से लिया जाता है किसी न तरीके से लड़की को जहेज़ के नाम पे, फिर वो ही उसको जो है जहेज़ दिया जाता है। जैसे पश्तून में हम वलवर कहते हैं और हमारे यहाँ जो है उसको डिफरेंट नाम है, जैसे वटा सटा हो जाता है या जहेज़ ले लिया जाता है। तो कहते हैं कि नहीं जी हमने तो बेटी का हिस्सा उसको दे दिया है। जहेज़ में भी आपने लड़के वाले से पैसे लेके दिए हैं, उसके बाद भी नहीं दे रहे। और अब जो है ये जो फैसला आया है, इस फैसले के तहत आपको क्या लगता है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यहाँ पे जो है पाबंद किया गया है और कहा गया है कि वो फौजदारी केस करेगा, तो वो फैमिली ट्री और वो सारा प्रोसेस जो है
वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा और आपका डिपार्टमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? हमारा जजमेंट की जो आप बात कर रही हैं उसमें ये है कि मैंने जब ये जजमेंट पढ़ी थी तो उसमें सबसे स्पेसिफिकली ये मेंशन था कि नादरा को जो है ना बाउंड किया जाए कि वो फैमिली ट्री एक प्रॉपरली अपडेट हो, उसमें सारे फैमिली मेम्बर्स इंक्लूड हो। सेकेंडली ये कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना ये सबसे जो मैं समझती हूँ कि की रोल जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा इस जजमेंट को, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। और उसी के थ्रू, क्योंकि जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे और जब तक वो प्रॉपरली इसको टाइमली परस्यू नहीं करेंगे, केसेस आएंगे उनको परस्यू नहीं किया जाएगा, तो वो वही वाली बात कि वो ऐसे भी केसेस हैं कि 20-20 साल तक भी उसमें कोर्ट में चले हैं। तो अभी इस जजमेंट के बाद तो एटलीस्ट ये एक मतलब एक पॉजिटिव 6 दिन के अंदर केस निपटाने की बात की गई है। तो मैं अगर इस तरह की बात है तो मैं समझती हूँ कि प्रैक्टिकली भी ये हो, सिर्फ हम ये जजमेंट तो आ जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे जजमेंट आए हैं हमारे पास, एक्ट भी आ जाते हैं वो, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो मैं समझती हूँ कि बीइंग एम्प्लॉई ऑफ वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ये एक रोल बनता है कि इस अवेयरनेस जो है ना रेजिंग में जो है ना वो काम करे। और सबसे बड़ी बात कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ मिल के कोई कमेटी या कोई इस तरह का कोई जो है नोटिफिकेशन होना चाहिए कि ये प्रॉपरली केसेस को परस्यू किया जाए, और मीटिंग्स होनी चाहिए ऑन क्वार्टरली बेसिस पे कि कितने केसेस आ रहे हैं और वो किस तरह वो केसेस को जो है ना वो परस्यू किया जा रहा है, उनको रिजॉल्व किया जा रहा है, उन पे काम किया जा रहा है। तो इस तरह की कोई एक कमेटी मैं समझती हूँ, टेक्निकल कमेटी या रिस्पॉन्स रैपिड रिस्पांस कमेटी, इस तरह की एक नोटिफिकेशन होनी चाहिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से या WDD की तरफ से, ताकि इस पे टाइमली जो है ना वो एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, ये फैसले में ये भी कहा गया है कि नादरा के ऑफिस में ऑन कॉल जो है एक जो सर्विसेज जो है डेस्क होना चाहिए जो कि इस तरह के केसेस को जो हल करे। अगर वहाँ से नादरा जो है फैमिली ट्री का सर्टिफिकेट दे देता है और उसके ऊपर भी फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो मेरे ख्याल में आपका रैपिड रिस्पांस का एक डेस्क जो हो वो जो है केस को फॉलो करे और उस केस को रेवेन्यू ऑफिसर के साथ जो है चल के बात कर सकता है। और मुझे जहाँ तक एज अ वुमन एक्टिविस्ट लगता है रुखसाना कि इस फैसले से या जो जायदाद की तकसीम है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम सिर्फ समझते हैं कि ज़मीन है या जेवर है या कुछ इस तरह के हिस्से हम दे देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो ये जागीरदाराना सिस्टम है वहाँ पे जो जायदाद की तकसीम है वो बड़ा कोई सेंसिटिव इशू है। वहाँ के लोग जो है वो चाहते हैं कि उनके ख़ानदानी जो ज़मीन है वो कहीं पे भी ना जाए। बेटियों को अगर वो हिस्सा देना भी चाहते हैं तो वो फिर कहते हैं कि इनकी शादियाँ हम फिर गैर ख़ानदान में नहीं करेंगे। फिर मसला यहाँ पे ये आता है कि वो जितनी उम्र उन ख़वातीन की हो जाती है, अगर उनके रिश्ते जो हैं फैमिली में नहीं हैं उस तरह से और उसके जोड़ का नहीं है, तो या तो बेजोड़ शादी कर दी जाती है, बच्चा छोटा है, खातून की एज बहुत ज़्यादा है, या जो मेल है उसकी एज बहुत ज़्यादा होती है, छोटी बच्ची की शादी करवा दी जाती है। वो इसलिए कि वो चाहते हैं कि उनकी जायदाद जो जद्दी पुश्ती चली आ रही है वो उनके पास ही रहे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अगर ये इस पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये वाला इशू भी हमारा ख़त्म हो सकता है। दूसरा जो है वो खैर बलूचिस्तान में तो ये मसला नहीं है, सिंध में है जो शादियां नहीं करवाते। बलूचिस्तान के कुछ जगहों पे जैसे हमारा ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे ज़मीनें हैं सरसब्ज या कुछ और जगहों पे, तो वो नहीं शादी करवाते। हमने देखी हैं कि उनकी उम्रें गुजर गई हैं, वो बूढ़ी हो गई हैं सिर्फ इस वजह से कि गैर ख़ानदान में नहीं देनी कि हमारी ज़मीन जो है वो बाहर चली जाएगी। तो आप क्या समझती, क्या वाकई ये है हमारे लिए एक पॉजिटिव? मुझे तो लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है इस पे अगर इम्प्लीमेंट हो जाए। अब मैं हमीदा अभी जो ये जजमेंट पास हुआ है मेरे ख्याल से ये बहुत ही प्लस पॉइंट है उन ख़वातीन के लिए जो कि बहुत ही मतलब रूरल एरियाज़ में रह रही हैं और वहाँ पे एक जागीरदाराना जो है ना एक सिस्टम चला आ रहा है। इवन के सिर्फ ये नहीं कि उनकी शादियाँ नहीं करते हैं बल्कि और उसके ऑनर किलिंग वो इसी नाम पे जो है ना उनको मार दिया जाता है कि कहीं शादी करके बाहर ना चली जाए, हमारी जायदाद का वो ना हो जाए।
तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव एक साइन है। और इस हवाले से मैं समझती हूँ कि जितने भी एरियाज़ हैं जैसे नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी, मस्तूम, बहुत सारी ऐसी जगह हैं बलूचिस्तान में जहाँ पे जायदाद के नाम पे मारा भी जाता है, जायदाद उनको बिठाया भी जाता है। इवन के बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है कि जी छोटे से, जिस तरह आप बता रही थी कि एक कज़न के साथ उसकी कर दी, बेशक वो एज में बहुत ही छोटा है, तो इस तरह के भी इशू सामने। तो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव साइन है कि उसमें उससे इशू सॉल्व होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ उन एरियाज़ तक पहुँचेगी कैसे। जैसे लॉज भी बन गए हैं, इवन के जजमेंट भी पास हो गई है और बड़े पॉजिटिव जो है ना ये हमारे पास चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारी एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, और तो उस तक रसाई करना, उन तक ये बात पहुंचाना, और उनको क्या आया, उनको ये पता है कि कोई जजमेंट पास हुई है और किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे बड़ी बात कि हमने ग्रास रूट लेवल पर काम करना है, और उस तक काम करने के लिए मैं ये समझती हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को एंगेज होना चाहिए इसमें। और एक एक सजेशन है जो मैं देना चाहती हूँ कि एक जेंडर डेस्क का एक जो है ना वो इस्टेब्लिश होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। और उसमें ये है कि जितनी भी ख़वातीन अप्रोच करती हैं तो उनको बाकी लीगल राइट्स के साथ साथ इनके इनहेरिटेंस राइट्स भी बताए जाए, और उनको फर्दर बाउंड किया जाए कि कम्युनिटीज़ में भी इसको जो है ना एक प्रोसेस तो बताया गया है कि ये नादरा में एक होगा, और वहाँ से जब फैमिली ट्री का सर्टिफिकेट चला जाएगा तहसीलदार के पास, तो तहसीलदार तो वहाँ पे जिम्मेदार है और वो सबको यहाँ पे देगा। पहले ये प्रैक्टिस चलती थी कि ख़वातीन के नाम निकाल के मर्दों के नाम डाल दिए जाते थे, जो वो खुद फैमिली वाले चाहते थे। लेकिन अब ये जो चीज़ है तहसीलदार लेवल पे, रेवेन्यू लेवल पे, इस जगह पे जो है अगर थोड़ी सी वो एक मैकेनिज़्म बना लिया जाए, जो मुझे लगता है कि काफ़ी पायदार हो सकता है कि अगर उनके पास फैमिली ट्री आ गई, उनको पता चल गया कि इतने फैमिली के लोग हैं और उसकी तकसीम सिर्फ 4 लोगों में हो रही है और बाकी के 4 लोगों में नहीं हो रही है, तो वहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर एक्शन ले सकता है। लेकिन सवाल ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर का क्या इंटरेस्ट है कि वो यहाँ पे एक्शन लेगा, बाउंड किया जाए क्या। देखें हमारे जो कबायली एरियाज होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट के जो लोग हैं ना, वो बड़े कोई वहाँ पे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं कि नहीं जी हमने इस तरह के, क्योंकि वहाँ पे तो बड़े बड़े ज़मींदार होंगे, वो उनके साथ जो है वो नहीं लेगा। क्या आप समझते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास इतनी पावर होगी कि वो उनके खिलाफ केस जो है रजिस्टर्ड करे? क्या ये जजमेंट में थोड़ी सी चीज़ वो मुझे थोड़ी सी ये लग रही है कि इस पे शायद इतना असर ना हो। लेकिन फिर साथ साथ जजमेंट में ये भी बात भी की गई है कि फौजदारी जो है ना अप्रोच किया जाए, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर किस तरह करेगा, क्या वो इतना पावर है उसमें? रेवेन्यू ऑफिसर ये कि अभी देखें ये कुछ चीज़ें जो है ना वो मतलब वो फिक्स्ड हैं। क्या अगर नादरा है तो नादरा के क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकता, वो वही काम करेगा जो उसको। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है तो दे आर बाउंड कि मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए कोई इशू होगा। और अगर वो एक जागीरदार या एक घर का जो मेंबर है बड़ा, वो कभी भी सरकार के ख़िलाफ़ या पुलिस के ख़िलाफ़ या इस तरह के उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। और अगर उसको बाउंड किया जाए और उस पर सख्ती की जाए कि नहीं आपको फिर जायदाद अगर आप फीमेल को नहीं दे रहे हो तो आपको भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें कहा गया है, ये बात की गई है कि फिर तो जायदाद ये प्रॉपरली इसमें जो है ना डिवाइड हो, अदरवाइज़ ये कि वो फिर पेंडिंग रहेगा और वो किसी को भी तकसीम नहीं होगा। तो फिर ये तो वो जो मेंबरान है, बाकी जो उनके मेन मेंबर है, वो यही कहेंगे कि दे देते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा है वरना ये कि हम बिल्कुल जायदाद से ही जाएंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट उसमें जजमेंट में है कि जी अगर आप लोगों ने नहीं किया तो फिर वो इसी तरह रहेगा, वो किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए जी, हम जो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ना सिर्फ इस जजमेंट के हवाले से कर रहे हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में भी ये है उसकी बात कर रहे हैं, बल्कि हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं। कुरान पाक की जितनी आप देख लें, कई एक आयात हैं जिसमें ये बात की गई है कि ना यतीमों का हक़ खाओ और ना बेवाओं का हक़ खाओ, ना उन ज़रूरतमंदों का। जो तकसीम वहाँ पे बताई गई है वही जो है आपने मुनसिफाना तरीके से उन हकदारों तक पहुँचानी है, वरना आपका हिसाब आखिरत में होगा। अगर आप हर चीज़ में इस्लाम को बीच में ले आते हैं, जहाँ पे आपका अपना इंटरेस्ट है, वहीं पे आप ये भी देखें कि वो जो खातून है या जो वो औरत है, वो बेटी है, वो भी उतनी ही हकदार है जितना कि आप हक रखते हैं। अगर वो पराए घर जा रही है तो पराए घर जाकर भी उसकी वो ज़रूरियात
हैं जो एक मर्द होके आपकी ज़रूरत है। तो इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ रुखसाना का, बहुत अच्छी हमारी आज उनके साथ डिस्कशन हुई और यकीनन वो ग्रास रूट लेवल से भी इन चीज़ों का इनिशिएटिव लेंगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।